वेलकम डियर रॉकेट्स। आज हम देखने वाले हैं उर्वी। तो मूवी की शुरुआत में हमको एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम है नानी। पर याद रखना, ये आदमी कोई कहानी सुनाने वाली नानी नहीं है। नानी की दो बेटियां हैं जिसमें बड़ी का नाम है पार्वती और छोटी का नाम है सूजी। अभी एक दिन ये सभी समुद्र किनारे आए होते हैं, तभी यहाँ पर एंट्री होती है देवर गुंडा उर्फ देवरू नाम के साहूकार की। एक्चुअली नानी ने देवरू नाम के शख्स से कुछ पैसे कर्ज के तौर पर लिए थे जिसको वो चुका नहीं पा रहा है, इसलिए देवरू समुद्र के किनारे इन तीनों के पास आता है और नानी से पैसे की मांग करता है। बट तभी उसकी नजर नानी की बड़ी बेटी पार्वती पर पड़ती है। देवरू नानी से बड़े ही बेशर्म तरीके से कहता है कि तुम अपनी बेटी पार्वती को एक रात के लिए मेरे पास भेज दो, उसके बदले में मैं तुम्हारे सारे पैसे माफ कर दूंगा। अपनी बेटी की इज्जत पर इतनी गंदी नजर रखने वाले देवरू की बात सुनकर नानी देवरू की कॉलर ही पकड़ लेता है, लेकिन इसको देखकर नानी के साथ जो गुंडा आया होता है वो उसको लात मारकर दूर कर देता है। अब बेचारा मजबूर नानी करता भी तो क्या। अपनी बेटी पर देवरू की गंदी नजर को ध्यान में रखते हुए नानी अगले ही दिन देवरू को उसके पैसे वापस कर देता है, लेकिन अपने पैसे पाकर भी देवरू की नियत में कोई बदलाव नहीं आता। अब वो एक दिन अपने आदमियों को साथ ले जाकर नानी को बहुत मारता है। इतने में उसकी दरिंदगी खत्म नहीं होती, वो नानी के घर जाकर पार्वती का बलात्कार भी कर देता है। और अब शर्म से भरी जिंदगी जीने से अच्छा पार्वती मर जाना चाहती है और बेचारी आत्महत्या कर लेती है। अब जब नानी अपनी बेटी को देखने घर के अंदर आता है तो देवरू के लोग बाहर से उस घर को ही जला देते हैं, जिसमें नानी और पार्वती दोनों मारे जाते हैं। लेकिन देवरू इतने में कहाँ मानने वाला था, वो नानी की छोटी बेटी सूजी को भी अपने साथ लेके जाता है और बॉबी के कोठे पर उसको छोड़ देता है। सूजी बॉबी के कोठे पर ही छोटी से बड़ी होती है और बॉबी के कोठे पर प्रोस्टिट्यूट का काम करने लग जाती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है मूवी के दूसरे मुख्य किरदार यानी कि डेजी को। डेजी भी सूजी के साथ इसी कोठे पर प्रोस्टिट्यूट का काम करती है और ये दोनों काफी अच्छे दोस्त भी हैं। डेजी की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम रश्मि है, जिसको वो पढ़ाकर अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती है ताकि वो आगे चलकर डेजी का सहारा बन सके। अब हमें दिखाया जाता है इस मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जिसका नाम है आशा। एक्चुअली आशा एक अनाथ लड़की है जो अनाथ आश्रम में रहकर पढ़ाई करती है। आशा को अपनी जिंदगी में कुछ कर गुजरने की चाह है। आशा का एक प्रेमी भी है जिसका नाम प्रकाश है और दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। एक दिन रोनी नाम का एक कार्टूनिस्ट अचानक सूजी के कमरे में घुस जाता है। दरअसल रोनी के पीछे पुलिस पड़ी हुई है क्योंकि रोनी अपने कार्टून के जरिए लोगों के ऊपर हो रहे जुल्मों को सबके सामने लेके आता है। इसी तरह उसने एक मंत्री के घर पर एक ड्राइंग बना दी थी जिस वजह से पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। अपने कमरे में घुसे मास्क पहने हुए किसी अनजान आदमी को देखकर सूजी तो हड़बड़ाई जाती है, जबकि रोनी को सूजी को देखते ही उससे शिद्दत वाला प्यार हो जाता है। इसलिए रोनी मास्क उतारकर सूजी को कहते हैं कि ऐसी खूबसूरती तो मैंने पहले कभी नहीं देखी और सूजी को किस करके वहाँ से चला जाता है। सूजी को अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार कोई दिल से चाहने वाला मिला, इसलिए सूजी भी मन ही मन रोनी को चाहने लगी है। अब एक दिन देवरू अपनी इकलौती बेटी श्वेता से मिलने शहर आता है। दरअसल देवरू ने श्वेता को इसलिए शहर में रखा था ताकि श्वेता को उसके काले कारनामों के बारे में कुछ भी पता न चले। हालांकि श्वेता देवरू को कई बार अपने गांव वापस जाने के लिए कहती है क्योंकि वो अपने गांव को दोबारा देखना चाहती है और अपने पिता के साथ कुछ समय गुजारना चाहती है, लेकिन देवरू उसे हमेशा टालता रहता है। जब इन दोनों की मुलाकात चल रही होती है तभी आशा उनके पास आती है। दरअसल आशा श्वेता की एक सीनियर है और आशा देवरू के आश्रम में रहती है और श्वेता इस आश्रम की केयरटेकर है। आशा श्वेता और देवरू से मिलने के बाद प्रकाश के साथ वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें प्रकाश के बारे में दिखाया जाता है। प्रकाश विदेश जाने वाला है और प्रकाश आशा को भी विदेश अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन आशा ये कहकर मना कर देती है कि मेरे आश्रम को मेरी जरूरत है, जिसके लिए प्रकाश मान जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हमें रोनी और सूजी की नजदीकियों को दिखाया जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। एक दिन आशा लाइब्रेरी में देर तक स्टडी करती है, तभी लाइब्रेरियन उससे कहता है कि आज बहुत देर हो चुकी है और आशा को जाते वक्त उस लाइब्रेरी में एक छोटा सा पर्स दिखाई देता है, जिसे खोलकर वो देखती है तो उसमें ढेर सारे पैसे होते हैं। फिर आशा उस पर्स को लेकर लाइब्रेरियन के पास जाती है तो लाइब्रेरियन उससे कहता है कि तुम इस पर्स को 2 दिन तक अपने पास ही रखो, अगर किसी ने इस पर्स के बारे में पूछा तो तुम उसे ये सौंप देना, वरना पुलिस के हवाले कर दो। और जब आशा घर जा ही रही होती है तभी रास्ते में एक शख्स आशा को कहता है कि लाइब्रेरी में जो पर्स आपको मिला वो मेरा है, और आशा उस शख्स को वो पर्स वापस कर देती है। फिर जब वो इंसान उन पैसों को गिनता है तो उसमें 50,000 होते हैं। आशा उससे कहती है कि सच बताऊं तो मैंने इसमें से 1 भी रुपया नहीं निकाला, लेकिन वो शख्स आशा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता और इस मामले को निपटाने के लिए आशा उस शख्स को लेकर पुलिस स्टेशन चली जाती है। पुलिस वाला फिर आशा से इंक्वायरी करता है और आखिर में आशा को ही कसूरवार ठहरा देता है। वो शख्स आशा पर रिपोर्ट फाइल करने वाला होता है, तभी आशा उसको ये कहकर रोक देती है कि मैं कुछ भी करके कल तक तुम्हें सारे पैसे लौटा दूंगी। घर आने के बाद आशा प्रकाश को पैसों के लिए फोन करती है,
लेकिन ये सोचकर वो उससे पैसे नहीं मांगती कि प्रकाश तो विदेश जाने वाला है और उसे पैसों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए आशा श्वेता से 50,000 मांग लेती है क्योंकि उसमें 50,000 कम थे। अब पैसे का इंतजाम होने के बाद आशा उस शख्स को फोन लगाती है जिससे उसको पैसे देने हैं, तो वो शख्स उसको एक लॉन्ज में बुलाता है। हालांकि आशा वहाँ पर जाना नहीं चाहती, लेकिन आशा के मना करने से पहले ही वो शख्स फोन काट लेता है। और फिर जब रात को आशा उस लॉन्ज में पहुंचती है और उस शख्स को फोन लगाकर बताती है कि मैं यहाँ पर पहुंच चुकी हूँ, तो वो शख्स बताता है कि मैं बाहर ही खड़ा हूँ, आप गेट पर आ जाइए। और आशा जैसे ही गेट पर जाती है तभी वहां पर पुलिस की रेड पड़ती है। पुलिस वाले उसे प्रोस्टिट्यूट समझकर अपने साथ लेके जाते हैं। पुलिस स्टेशन आने के बाद आशा पुलिस वालों को सारी हकीकत बता देती है, लेकिन पुलिस वाले उससे वो 50,000 भी छीन लेते हैं और साथ ही उसे ये कहते हैं कि तुम प्रोस्टिट्यूट का धंधा करके ये पैसे कमाती हो। अब अपने ऊपर लगे हुए इन सारे इल्जाम को आशा सहन नहीं कर पाती और वहीं पर रोते हुए बैठ जाती है। तभी एक शख्स वहां पर उन प्रोस्टिट्यूट को छुड़ाने के लिए आता है और पुलिस वाले उस शख्स के साथ आशा को भी भेज देते हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर आकर आशा उस आदमी को थैंक यू कहती है जो उन प्रोस्टिट्यूट्स को छुड़ाने वहां पर आया था, क्योंकि उसे पता नहीं है कि ये इंसान है कौन। वो आदमी आशा को कहता है कि मैडम आप मेरे साथ गाड़ी में चलिए, मैं आपको घर छोड़ दूंगा। और आशा भी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है, लेकिन रास्ते में वो लोग आशा को नशीली दवाई सुंघाकर बेहोश कर देते हैं। और जब आशा को होश आता है तो वो खुद को बंधी भी पाती है। उसके सामने खड़ा होता है देवरू, यानी कि इन सब के पीछे देवरू का ही हाथ है। देवरू आशा को बॉबी के कोठे पर लेके जाता है, जिससे आशा को देवरू की काली करतूतों के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। दरअसल ये कोठा देवरू का ही है, जिसे बॉबी अपने नाम से चला रही होती है। आशा को अभी भी ऐसा लग रहा होता है कि वो यहाँ से जा सकती है, इसलिए वो खाना पीना सब कुछ बंद करती है। जब बॉबी उसे खाना खिलाने के लिए जाती है तो वो बॉबी से बहुत मिन्नतें करती है कि मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज, लेकिन बॉबी उसे मना कर देती है। गुस्से में आकर आशा अपने चेहरे पर जख्म बना लेती है और बॉबी से कहती है कि तुमने मेरी सुंदरता की वजह से मुझे अगवा किया ना, अब मेरी सुंदरता ही नहीं रही तो मैं तुम्हारे किस काम की। आशा के चेहरे पर लगी हुई चोट को देखकर बॉबी को बहुत गुस्सा आता है और वो आशा को कहती है कि आज के बाद तुम्हें इसी कोठे पर अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। आशा के चेहरे से बहुत खून बहता हुआ देख सूजी और डेजी उसके चेहरे पर पट्टी करते हैं। यहाँ दिखाते हैं तो आशा से कोई भी कांटेक्ट न होने की वजह से प्रकाश पुलिस स्टेशन जाकर आशा की मिसिंग कंप्लेंट को रजिस्टर करवाता है, लेकिन पुलिस वाले उससे ढंग से बात तक नहीं करते और उसको कहते हैं कि हाँ हम उसको ढूंढ लेंगे, तुम जाओ। एक दिन टुपरी को दिखाते हैं जो डेजी से जाकर कहता है कि तुम्हारी बहन रश्मि छत से कूदने वाली है। जब डेजी बाहर जाकर देखती है तो रश्मि छत के ऊपर खड़ी होकर कूदने ही वाली होती है। तभी डेजी रश्मि को नीचे आने के लिए कहती है, लेकिन रश्मि ये कहकर मना कर देती है कि बॉबी उसकी तस्वीर खींचकर उससे भी प्रोस्टिट्यूट के धंधे में उतारना चाहती है। कुछ लोग उसको बेचने के लिए छत पर चढ़ने वाले थे, लेकिन रश्मि उनसे कहती है कि अगर कोई भी ऊपर आया तो मैं सच में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। लेकिन आशा बड़ी ही होशियारी से रश्मि को समझाती है, जिससे रश्मि नीचे उतरने के लिए मान जाती है। नीचे बॉबी रश्मि पर गुस्से में आकर जोर जोर से चिल्ला रही होती है, जिससे डरकर रश्मि का पैर अचानक फिसल जाता है और वो छत से नीचे गिर ही जाती है। नीचे गिरते ही रश्मि की मौत हो जाती है। अब रश्मि की मौत से डेजी को बहुत दुख होता है और इसी के साथ वो सब रश्मि का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अगले दिन टुपरी बॉबी से कहता है कि वो इस नर्क को छोड़कर जाने वाला है, लेकिन बॉबी उसे ऐसा करने से मना कर देती है और उन सब लोगों को कहती है कि ये मेरा कोठा है, यहाँ मेरा ही राज चलेगा, और वो उसको जाने नहीं देती। इसके बाद आशा उन सब प्रोस्टिट्यूट्स को समझाती है कि जब तक हम लड़कियां जवान हैं तब तक उन्हें हमारी जरूरत है, हमारी उम्र ढलने के बाद उन्हें हमारी कोई जरूरत नहीं होगी और फिर वो हमको यहाँ से निकाल देंगे, जिसके बाद हमारे सामने मौत के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो हम इन सब लोगों के खिलाफ होकर इन्हें हराकर बाहर जाकर अपनी जिंदगी जी सकते हैं। बाहर बॉबी का एक आदमी इस बगावत भरी बात को सुन लेता है, लेकिन तभी सूजी भी उस आदमी को आशा की इस बात को सुनते हुए देख लेती है, जिस वजह से सूजी उस आदमी पर हमला कर देती है। लेकिन वो आदमी ओवर पावर होकर सूजी को ही मारने लग जाता है। सूजी की आवाज को सुनकर सभी बाहर आकर उस आदमी को मारने लगते हैं और इन सब की आवाज को सुनकर बॉबी के बाकी आदमी वहां पहुंच जाते हैं। फिर इनमें घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। इसी बीच वहां पर रोनी भी आ जाता है। अब रोनी भी उन सब लड़कियों के साथ मिलकर बॉबी के आदमी को मारने लग जाता है, लेकिन बॉबी का एक आदमी रोनी के पेट में घाव कर देता है, जिससे रोनी जख्मी होकर तभी के तभी मर जाता है। जिंदगी में पहली बार सूजी को कोई चाहने वाला मिला था, लेकिन अब उसकी जिंदगी से वो जा चुका है। हालांकि सूजी को रोनी की मौत के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इसके बाद सूजी, डेजी और आशा तीनों बॉबी के पास आती है, जहाँ डेजी बॉबी पर बंदूक तान देती है, इस वजह से बॉबी की जान तो बिल्कुल हलाक में आ जाती है और वो उन तीनों को ये कहकर ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती है कि मैंने तुम्हें अपनी बेटियों की तरह पाला, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। लेकिन डेजी को इस वक्त अपनी बहन का बदला लेना होता है, इसलिए वो बॉबी को मार देती है। इसके बाद आशा प्रकाश के लिए एक चिट्ठी लिखती है और उसको एक लड़की को दे देती है और यहाँ से आशा, डेजी, सूजी और टुपरी तीनों भेष बदलकर देवरू के गाँव पहुंच जाते हैं। वहाँ जाकर वो देवरू से काम मांगते हैं। देवरू फिर उन्हें अपने फार्म हाउस भेज देता है।
रात को देवरू फार्म हाउस जाता है और वहाँ सूजी और डेजी को सोया हुआ पाता है। वो खुद जाकर उन दोनों के बीच में सो जाता है और सूजी को अपनी बाहों में भरने की कोशिश करता है, लेकिन सूजी वहाँ से उठकर चली जाती है। इसके बाद उसकी नजर डेजी पर पड़ती है और वो डेजी को अपनी बाहों में भरने की कोशिश करता है। तभी सूजी उस कमरे की लाइट चालू करती है और लाइट शुरू होते ही देवरू के जैसे पैरों तले जमीन फिसल गई हो, क्योंकि जिसे वो डेजी समझ रहा था वो डेजी नहीं बल्कि उसकी खुद की बेटी श्वेता होती है। श्वेता को वहां देखकर देवरू तो हक्का बक्का ही हो जाता है। अपने बाप की इन घिनौनी करतूतों को देखकर श्वेता कहती है कि क्या हुआ पापा, आओ मेरे साथ सो जाओ, क्या आपको इस उजाले से तकलीफ हो रही है, मैं अंधेरा कर दूं। ये सभी बातें देवरू के दिल पर तीर की तरह चुभ रही होती है। इस वजह से देवरू जिंदगी भर अपने किए हुए पाप पर अफसोस करने लगता है। दरअसल आशा ने यहाँ पर आने से पहले श्वेता को देवरू के बारे में सब कुछ बता दिया था, जिसके बाद डेजी सूजी के हाथ में बंदूक दे देती है और उसे देवरू को मारने के लिए कहती है ताकि वो अपना बदला पूरा कर सके। लेकिन सूजी ये कहकर श्वेता के हाथ में बंदूक थमा देती है कि देवरू को मारने का हक सिर्फ श्वेता का है। देवरू श्वेता को ये कहने लगता है कि बेटी मुझे मार दो, इस पाप को लेकर मैं कभी भी चैन से जिंदा नहीं रह पाऊंगा। लेकिन श्वेता कहती है कि मुझे तो तुम्हें मारने में भी घिन आती है और वो गन को वहीं फेंक देती है और वहां से चली जाती है। श्वेता के पीछे पीछे बाकी सब बाहर आते हैं। अंदर देवरू अफसोस में खुद पर गोली चला लेता है और इस तरह से देवरू को भी अपने पाप की सजा मिल जाती है। अगले दिन प्रकाश आशा के पास आता है और आशा प्रकाश को एक फोन दिखाती है और उससे पूछती है कि ये सब क्या है, जिस पर प्रकाश कहता है कि आशा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम्हारे दूर जाने के बाद मुझे तुम्हारी अहमियत पता चली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कहकर प्रकाश आशा को हक करने वाला होता है, तभी आशा प्रकाश को शूट कर देती है। और यहाँ हमें इस कहानी का एक और मास्टरमाइंड पता चलता है। दरअसल प्रकाश भी देवरू का ही आदमी है और प्रकाश भोली भाली लड़कियों को फंसाकर देवरू के हवाले कर देता है ताकि वो उससे कोठे पर प्रोस्टिट्यूट का काम करवा सके। एक्चुअली प्रकाश के बारे में आशा को तब पता चला जब बॉबी को उन्होंने मार दिया था, और जब आशा बॉबी के फोन से प्रकाश को कॉल करती है तो बॉबी के फोन में प्रकाश का नंबर सेव होता है, जिससे आशा को प्रकाश की हकीकत पता चल जाती है। सूजी और डेजी की जैसे कई लड़कियां अपनी जिंदगी इस तरह के नरक में बिताती है, लेकिन आशा के जैसे साथी और साहसी दोस्त की उन्हें जरूरत है जो उनकी जिंदगी में कुछ करने की उम्मीद जगा सके। और इस तरह के बेस्ट सीन के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। और दोस्तों, इस मूवी की हीरोइन निकली आशा। आपको क्या लगता है बॉलीवुड में ऐसी कौन सी हीरोइन होगी जो इस तरह के सटल रोल को निभा सके? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं ऐसी मजेदार मूवीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।